हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, हम अपने चैप्टर मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के पैसेज को कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज वायो-सावर्ट लॉ पर एक बढ़ियादार पैसेज, जो पैसेज नंबर है 36। तो शुरू करते हैं बच्चों पैसेज। तो उससे पहले मैं आपको पहले वायो-सावर्ट लॉ को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आपको पैसेज समझने में आसानी हो। तो चलो बच्चों देखते हैं वायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है। तो देखो आपके पास बच्चों एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर छोटा सा सेगमेंट लिया, ये इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली हुई है बच्चों dl, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट है P जो कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर, r डिस्टेंस है। और इसमें जो करंट है बच्चों वो I है। तो वायो-सावर्ट लॉ कहता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास है, उसकी वजह से आप जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड्स किस किस पर करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो भी उसमें करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसकी जो लेंथ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो आपको ये एंगल दिखाई दे रहा है, इसका जो साइन कंपोनेंट होता है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू वायो-सावर्ट लॉ। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन चार फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर इनको लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो dB इज इक्वल टू के आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। जो k है वो आपका कांस्टेंट है बच्चों, जिसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 यानी कि 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स होती है। तो क्या फॉर्मूला बना, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। अब चाहो तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे कैसे, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, जब कभी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे कर दिए, यूनिट वेक्टर आर कैप। क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl साइन थीटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, आर कैप होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास आ जाएगा dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl क्रॉस r अपॉन आर क्यूब, ये आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म में। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड इस dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जो dB है वो परपेंडिकुलर होगा इस dl के, और वो परपेंडिकुलर होगा किसके बच्चों, इस r के, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। और ऐसे भी याद रख लेना कि ऋण याद रखो, ऋण शक्ति आपने सुना ही होगा या नहीं, कि जब किसी भी कंडक्टर के आप राइट में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो बच्चों, तो ऋण मतलब R फॉर राइट है और इन मतलब इनवर्ट है। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अगर राइट की बात करें तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और लेफ्ट की बात करें तो आउटवर्ड होगा। याद रखोगे ऋण। चलो अब पैसेज को देखते हैं, ये बात हमारी रिवाइज हो गई। ओके, क्या कहता है, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट्स। द बेसिक इक्वेशन इज कॉमन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज वायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टिंग फ्रॉम ए करंट डिस्ट्रीब्यूशन involves the vector product and is inherently the calculus problem by the distance from the current to the field is continuously changing. According to this law, the magnetic field at a point due to current element of length dl carrying current I at a distance r from the element is E. ये आपके पास है, मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया। Biot-Savart law has certain similarity as well as difference with the Coulomb's law of electrostatics.
देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन बायो-सैवर्ट लॉ। देखो भाई ये तो एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि उसमें वो डिपेंडेंसी नहीं रखता था। इसमें जो करंट एलिमेंट है बच्चों वो आपका वेक्टर है, जबकि चार्ज आपका वेक्टर नहीं था। ठीक है ना इतनी बात? ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट आइडियल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम इट व्हेन ए करंट I पास थ्रू ए एलोंग कंडक्टर इन द डायरेक्शन। मैंने बताया जो करंट की डायरेक्शन होती है वो dl और r दोनों के परपेंडिकुलर होती है। दोनों के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। नहीं? क्लियर है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर सेगमेंट ऑफ लेंथ l एट ए पॉइंट और इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके। अभी मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r स्क्वायर के। किसके? r स्क्वायर के। तो जो डिक्रीज होगा बच्चों वो तुम्हारा क्या होगा? 1/r स्क्वायर। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर सेगमेंट ऑफ लेंथ l एट ए पॉइंट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट ए डिस्टेंस ऑफ r। ठीक है भाई, तो डिक्रीज एज 1/r स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? कह रहा है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स। लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स की वजह से जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है वो आप याद रखोगे म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये होता है लॉन्ग वायर की वजह से। ठीक है, लॉन्ग वायर की वजह से हो गया। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो वायर हैं तो एक के राइट में पॉइंट आ रहा है तो दूसरे के लेफ्ट में, तो एक की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है तो दूसरे की वजह से बाहर होगा। इस पॉइंट पर अंदर और बाहर दोनों मिल रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट अपॉन 2πr। ये इस वाले वायर की वजह से होगा, इस वाले वायर की वजह से जो होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो आपका क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? यानी कि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है जबकि मैग्नीट्यूड सेम है। ओके। कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट अलोंग द z एक्सिस फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स इन द xy प्लेन। देखो बच्चों आपके दो पॉइंट जो है वो xy प्लेन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फॉल्स। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग होगा, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है म्यू नॉट I अपॉन 2πr है। जब डिस्टेंस डिफरेंट होगी तो सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट होगा, या नहीं? तो ये गलत है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं हो सकता। बायो-सैवर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस इज अल्टरनेटिवली। जैसे कि हम गॉस लॉ पढ़ते थे वैसे ही बायो-सैवर्ट लॉ का जो अल्टरनेटिव एक्सप्रेसमेंट है वो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है उसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ये आपके पास है। क्लियर है इतनी बात? तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सिंपल सा आपका क्या था, एक पैसेज था जिसमें हमने बायो-सैवर्ट लॉ को देखा कि वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना? तो पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।